आज की कहानी है छल। ये कहानी एक ऐसी घटना के ऊपर है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। कहानी पूरी सुनेंगे तभी आपको असलियत का पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पड़ोस में मिस्टर शशि रहा करते थे, बिजनेसमैन जिन पर लक्ष्मी की अपार कृपा। बड़ी सी कोठी, पोर्च में खड़ी दो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा सा लॉन जहां बैठकर वे अक्सर पत्नी के साथ सुबह चाय पीते दिख जाते। वहीं पर बैठकर परिवार के मसले सुलझाए जाते, पेपर पढ़ा जाता, नौकरों को निर्देश दिए जाते। दोनों के चेहरे पर एक अभिजात्य दर्प छाया रहता। कोई भी ऐरा गहरा तो बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। गेट पर 24 घंटे दरबान नियुक्त रहता, जिसकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। परिवार में दो बच्चे थे। बड़ा बेटा दिल्ली में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। छोटी बेटी मीना मेरे साथ क्लास 9 में पढ़ती थी। पैसे का घमंड उसे छू तक नहीं गया था। बड़ी ही सरल हृदय, खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, झुकी पलकें, मानो धरती ही झुकाई हो। घनी लंबी केस, दो लंबी चोटियां हमेशा सीने पर झूलती रहती। मेरी वह अंतरंग सखी थी। एक दूसरे के विषय में खूब बातें हुआ करती। दूर से उसका घर खूब आकर्षित करता, पर कभी उसके घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक हीन भावना मन को घेर लेती थी। मेरे पिता एक पोस्ट मास्टर थे। हम 4 भाई बहन थे। किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी पिताजी घसीट रहे थे। हफ्ते में एक आध दिन बहुत इसरार करने पर कुछ पैसे मिल जाते। वह दिन हमारे उत्सव का दिन होता। स्कूल के बाहर चाट पकौड़े के ठेले ललचाया करते, पर संयम का गुण माँ से विरासत में मिला था। दूसरी ओर मीना रोज ही पैसे लेकर आया करती, खुद भी खाती, हम चारों को भी इसरार करके खिलाती। उसकी जिद के आगे हम लोगों की एक नहीं चलती। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे कि छमाहिक परीक्षा आ गई। सभी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। परिणाम आने पर पता चला कि मीना गणित में फेल हो गई है। उसके पिता ने गणित पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन मास्टर का इंतजाम कर दिया। दिनेश नाम था, किसी कॉलेज में बीकॉम का छात्र था। फीस किताबों के लिए ट्यूशन कराना उसकी मजबूरी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। वार्षिक परीक्षा में मीना के अच्छे नंबर आए। ट्यूशन चलती रही। हम सभी लक्षित कर रहे थे कि मीना के स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। खोई खोई सी बैठी रहती, उसके वे उन्मुक्त ठहाके कहीं खो गए थे। जब देखो शून्य में ताका करती। हम सभी सोचते कि पढ़ाई का बोझ है, पर बात कुछ और ही थी। 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थीं। इस बीच मीना कई दफा मेरे घर आई। धीरे धीरे उसने अपने दिल का हाल बयां करना शुरू कर दिया। वह अपने दिनेश सर को दिल दे बैठी थी। छुट्टियां होने के कारण वह भी अपने घर चले गए थे। उनकी अनुपस्थिति ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, अभी हमारी उम्र इन सब पचड़ों में पड़ने की नहीं है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। पर मेरी सारी नसीहत गर्म तवे पर बूंद की माफिक उड़ जाया करती। रोते रोते एक ही बात कहती, दिनेश के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। पापा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। एक बेरोजगार की हैसियत ही क्या है। हम दोनों की बातों के बीच अब दिनेश सर हमेशा मौजूद रहते। मुझे भी अब इन बातों में रस आने लगा था। एक जादुई संसार आंखों के सामने खुल रहा था। इससे पहले बस किताबों में ही तो पढ़ा था। मीना की माँ हमेशा क्लब, किटी पार्टी में व्यस्त रहा करती। पिता बिजनेस में, किसी को बेटी की हाल पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। कभी कभी मैं पूछ बैठती, क्या तेरे सर भी तुझसे इतना ही प्यार करते हैं? जवाब में वह उनके लिखे पत्र मेरे सामने लाकर रख देती। अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं था। उसकी राजदार होने से मुझे एक विशिष्टता का एहसास होता। मैं पत्र पढ़ती, उन पत्रों में सर ने अपना दिल निकाल कर रख दिया होता। शेरो शायरी में डूबे, रस में पगे प्रेम पूर्ण शब्दावली किसी को भी विचलित कर सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। मीना के साथ साथ मेरा भी अजीब हाल हो चला था। मैं सोचती कितनी भाग्यशाली है वह।
काश कोई मुझे भी मिल जाता। हम लोग उम्र के ऐसे कगार पर खड़े थे जहां आंखों में भविष्य के सपने ही सजते रहते हैं। एक दिन यह जानकर मुझ पर वज्रपात हुआ कि मीना घर से दिनेश सर के साथ भाग गई थी। साथ में बहुत सारा जेवरात और नकदी भी ले गई थी। 10वीं की परीक्षा भी उसने नहीं दी थी। मुझे सबसे ज्यादा बुरा यह लगा कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। उसकी माँ नौकर को लेकर मेरे घर भी आई थी। हमारे घर को देखकर उनकी आंखों में हिराकत के भाव थे। वकील की तरह मुझसे बहस भी की, परंतु मैंने अपना वादा निभाया। उन्हें मुझसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बदनामी की मार झेलना आसान नहीं होता। पता चला मीना के पिताजी अपना सारा कारोबार समेटकर हमेशा के लिए दुबई चले गए। कुछ दिन चर्चे चले, फिर सब लोग भूल गए। मेरे दिल में हमेशा एक कांटा चुभता रहता। उसने मुझे अपने भरोसे के काबिल क्यों नहीं समझा। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। उम्र की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए मैं भी पढ़ लिख कर अपने घर परिवार में व्यस्त हो गई। मीना स्मृतियों में बिल्कुल ओझल हो गई। क्या सब कुछ सचमुच खत्म हो गया था? शायद नहीं। मेरे बच्चे बड़े हुए, परिवार के दायित्व से फुर्सत मिली, समय काटे नहीं कटता था, तो मैंने एक अपने मित्र के सुझाव को मान लिया। उन्होंने एक स्कूल खोला था। बहुत दिनों से अनुनय कर रहे थे कि मैं प्रिंसिपल का भार संभाल लूं। मैंने भी हामी भर दी। जिंदगी नई तरीके से चलने लगी। स्कूल में कुछ शिक्षक व चपरासियों की भर्ती होनी थी। उस दिन सुबह से इंटरव्यू की गहमा गहमी मची थी। मेरे अतिरिक्त बोर्ड के 4 मेंबर और थे। एक एक कर प्रत्याशी आते जा रहे थे। सबसे अंत में सकीना नाम की महिला ने प्रवेश किया। वह बुर्का ओढ़े थी। अंदर आकर जैसे ही उसने चेहरे से बुर्का हटाया, मैं चौंक पड़ी। यह शक्ल कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। इंटरव्यू हुआ। वह चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए आवेदन लेकर आई थी। सर्वसम्मति से उसका चयन हो गया। सोचते सोचते मेरी आंखों के आगे से धुंध हटने लगी। इसकी शक्ल तो मेरी सहेली मीना से मिलती है, पर यह तो सकीना है। शक्ल सूरत में भी एक सी, पर एक जैसी शक्ल 2 लोग क्या हो सकते हैं। फॉर्म को मैंने पढ़कर देखा। पति का नाम रईस लिखा था। माजरा समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात इसी उधेड़-बुन में बीती। सुबह स्कूल के बाद जब दोपहर को छुट्टी हो गई, मैंने सकीना को बुलवाया। वह नीचे नजरें करके खड़ी हो गई। मैंने स्टाफ का रजिस्टर लाने का आदेश दिया। जैसे ही वह मुड़ी, मैंने आवाज लगाई, मीना। तुरंत उसने पलटकर देखा। अब मुझे कोई संदेश की गुंजाइश नहीं रही थी। मेरी निगाहों में प्रश्न देखकर वह बोली, अभी आप कुछ मत पूछें, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। बाद में मैं आपको सब बतला दूंगी। मुझे बतलाओ तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा गजब न करना। इस रविवार को मैं खुद आपके घर आ जाऊंगी। अब मुझे इंतजार था उस रविवार को। उस दिन मुझे बहुत से प्रश्नों के जवाब मिलने थे। रविवार ठीक शाम 4 बजे दरवाजे पर जिसने दस्तक दी, वह सकीना उर्फ मीना थी। औपचारिकतावश उसने मुझे नमस्ते की। मैं उसे बाहों में भर लिया। कहा, तुम आज भी मेरी मीना हो। स्कूल की बात और है, पर तुम सकीना कैसे बन गई, सब बतला दूंगी, पर पहले एक गिलास पानी। मुझे अपनी बेसब्री पर शर्म आई। पानी लेकर आई, फिर एक बार उसे गले लगा लिया। हम दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वह बोली, एक बार फिर वायदा करना होगा। मेरी मीना की कहानी आप तक ही रहे तो अच्छा है, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यह क्या आप लगा रही है? मैं अब भी तुम्हारी वही सहेली हूँ। वक्त के थपेड़ों ने हमें अलग कर दिया तो क्या, पर देखो आज मिला भी तो दिया। मैंने पहले भी अपना वायदा निभाया था, आज भी निभाऊंगी। अब मुझे सब खुलकर बताओ। हाँ, सोच रही हूँ अपनी राम कहानी कहाँ से शुरू करूँ। शायद उसी दिन से जिस दिन मैं अपनी मम्मी पापा के मुख पर कालिक पोत कर भागी थी। तुम्हारी मीना तो उसी दिन मर गई थी। अब तो यह उसकी लाश है। तुम्हें तो पता ही है दिनेश ने मुझे किस कदर दीवाना बना लिया था। मेरी सोचने समझने की ताकत ही खत्म कर चुकी थी। जानती थी पापा इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें भी इस डर से नहीं बतलाया।
कहीं तुम मुझे जाने से रोक न लो। मेरी दीवानगी मूर्खता ने मेरी पहचान ही छीन ली। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, बदले में क्या हासिल हुआ? एक जिल्लत भरी जिंदगी। धीरे धीरे मीना ने अपनी राम कहानी सुनानी शुरू की। बीच बीच में वह अपने आंसू पोंछती जाती थी। मैं बस मूक श्रोता बनी बैठी थी। घर से खूब सारा पैसा, ढेर सारा जेवरात लेकर गई थी। दिनेश को पैसों की चिंता तो थी नहीं। पहले वह भोपाल से मुझे कानपुर ले गया। 7-8 दिन एक होटल में बिताने के बाद एक दिन सुबह सुबह बोला, चलो पैकिंग करते हैं, अब अपने घर चलेंगे। कानपुर में एक मंदिर में माला पहनाकर वह मुझे अपनी पत्नी बना चुका था। बोला था विवाह तो अपने घर वालों के सामने ही करेंगे। मुझे तसल्ली इस बात की थी कि मेरे न सही कम से कम दिनेश के घर वाले तो हमारी खुशी में शामिल होंगे। मैंने भावुकता में अपना धन मन तन सब सौंप दिया था। अपने भविष्य से अनजान में उसकी बाहों में झूला करती, अपने भाग्य पर इतराया करती। कभी कभी घर की बहुत याद आती तो वह मुझे कभी पिक्चर, कभी शॉपिंग के लिए ले जाता। हमने कानपुर छोड़ दिया और अलीगढ़ चले आए। जिस सब नीली धरती पर मैं खड़ी थी, खिसकते देर नहीं लगी। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके घर पहुंचकर मुझे इतने बड़े धोखे का सामना करना पड़ेगा। मैं विवाह के सपनों में खोई खुशी खुशी आंख बंद करके उसके साथ चल पड़ी थी। रास्ते में वह बतलाता रहा, हमारे घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, विवाह की पूरी तैयारी है, अब तुम्हें छिप छिप कर नहीं रहना पड़ेगा। कुछ दिन बाद तुम्हारे घर चलेंगे, पैर पकड़कर माफी मांग लेंगे। अपनी औलाद से माता पिता ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। मैं भी भविष्य के सपने संजोती नई राह पर चल पड़ी थी। मन ही मन आशंकित जरूर थी कि कैसे होंगे दिनेश के माँ बाप, क्या मुझे बहू के रूप में अपना पाएंगे। लेकिन दिनेश का प्यार मेरी सारी आशंकाओं पर भारी था। तंग गलियों में से होते हुए ऑटो जिस घर के सामने जाकर रुका, घर देखते ही मेरा पहला स्वप्न छनाके के साथ ही टूट गया। दिनेश ने कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। मेरी बांह पकड़कर सीधे घर के भीतर ले गया। घर के भीतर का दृश्य देखकर मेरी तो सांस ही रुक गई। दरवाजों पर मोटे फटे हुए पर्दे झूल रहे थे। घर के बीचों बीच एक दालान था, जहां छोटी सी खाट पड़ी थी, जिस पर एक बुजुर्ग बैठे थे, जिनकी मेहंदी लगी लंबी दाढ़ी थी। उन्होंने बनियान और चारखाने की लुंगी पहनी हुई थी। वहीं पास में पीढ़ी पर एक बुजुर्ग महिला बैठी सरौते से सुपारी काट रही थी। सलवार कुर्ता पहने, सिर पर दुपट्टा लिए किसी को जोर जोर से डांट रही थी। वहीं आंगन में 7-8 मुर्गियां शोर करती घूम रही थी। हम लोगों को देखते ही बोली, ले आए शहजादी को। क्यों रे रईस, दुल्हन को घर का कुछ अदब कायदा नहीं सिखाया? चली आ रही है मुंह खोले। उस झनाटेदार आवाज को सुनकर लगा किसी ने मेरे मुंह पर तमाचे जड़ दिए हों। घर का हुलिया देखते ही मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। अरे सलमा, कहाँ मर गई? देख तेरी सौत आ गई, चल जरा चाय बना दे। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए। क्या एक के बाद एक आघात सहना आसान था मेरे लिए? मैं चकरा कर जमीन पर ही बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते अचेत हो गई। जब होश आया तो समझ में आ गया कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। चीख मारकर बाहर भागना चाहा। पास बैठे दिनेश उर्फ रईस ने मुझे दबोच लिया और गुर्राते हुए बोला, बाहर निकलने की सोचना भी मत, पैर तोड़कर रख दूंगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या इसी व्यक्ति ने मुझसे प्यार किया था? फिर हंसते हुए बोला, शादी की बहुत जल्दी थी ना तुझे? कल काजी साहब आएंगे, निकाह पढ़वा देंगे, फिर तो तुम हमारी कानूनन बीबी बन जाओगी। और हाँ, निकाह से पहले हमारा धर्म कबूल करना होगा। ज्यादा चूं चपड़ करने की जरूरत नहीं है, काट कर फेंक दूंगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अम्मा, बड़ी मोटी मुर्गी फांस कर लाया है तेरा बेटा, ले संभाल जमा पूंजी। इसके हाथ गलती से भी न लगनी चाहिए। दूसरे ही दिन मेरा धर्म परिवर्तन किया गया, निकाह पढ़ाया गया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगती रही, पर रहम करने वाला था ही कौन? मैं मीना से सकीना बना दी गई। उस वक्त मेरे हृदय पर क्या बीती होगी तुम समझ सकती हो।
पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा कर रह गई। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, पर कब तक? जिस दिनेश को मैं पहचानती थी वह तो न जाने कहाँ चला गया था। मेरे सामने रईस नाम का कोई दूसरा ही व्यक्ति था जिसे मैं नहीं पहचानती थी। घर में बस एक ही सदस्य ऐसा था जिसे मुझसे सहानुभूति थी। वह थी मेरी सौत सलमा, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे जो दिन भर धमा चौकड़ी मचाया करते। बाहरी दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। घर में न फोन था, न मुझे कहीं बाहर जाने की इजाजत। अपने मजहब में ढालने के लिए उन लोगों ने मुझ पर कितने जुल्म ढाए। जबरन मेरे हाथ पकड़कर मुंह में मांस का टुकड़ा ठूंस दिया गया। मैं उल्टी करती रही, पर कोई पानी देने वाला भी नहीं था। सच तो यह था, मुझे घर का काम करने के लिए लाया गया था। अपने घर में एक गिलास पानी भी जिसने अपने हाथों से न लिया हो, वहीं मैं 24 घंटे नौकरानी की तरह काम करती रह गई। पूरे घर के कपड़े धोना, चौका बर्तन, खाना बनाना, गलती होने पर लात घूंसे खाना तो रोज की ही बात थी। अब तो मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया था। उसके सामने यह सजा तो कुछ भी नहीं थी। हालात से समझौता करना पड़ा। कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आती थी। एक सहृदय पड़ोसन ने तरस खाकर मेरे घर चिट्ठी भी लिखी, पर वह इस सूचना के साथ उसी के पते पर वापस आ गई। नोट लगा था कि इस नाम का कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। चिट्ठी पहुँचती भी कैसे? तेरे पापा बदनामी नहीं झेल पाए। वे तो सारा कारोबार समेटकर कुछ ही दिनों में दुबई चले गए थे। मैंने कहा, सब मेरी तकदीर। चारों ओर से सारे रास्ते बंद हो गए थे। 4 बच्चों को जन्म दिया, परवाह करने वाला तो कोई था नहीं। दिन पर दिन कमजोर होती चली गई। खर्चे बढ़ते जा रहे थे। आमदनी न के बराबर थी। आए दिन घर में क्लेश होता। अच्छा, यह रईस करता क्या था? वह तो मुझे भी नहीं पता। पूछने पर बताता भी नहीं था। 2-4 दिन के लिए अचानक गायब हो जाता, फिर कुछ रुपए लेकर लौट आता। मेरी जिंदगी तो बस जहन्नुम बनकर रह गई थी। पर तुम्हें उसने नौकरी के लिए कैसे आने दिया? उसका बस चलता तो कभी घर की चौखट नहीं लांघने देता। एक एक्सीडेंट में हाथ पांव तोड़वाकर घर पर पड़ा है। बाहर नहीं निकलती तो बच्चों का पेट कैसे भरे? माँ हूँ, कैसे भूखा देख पाऊंगी? आज तुमसे मन की बातें कहकर जैसे बरसों का जमा बोझ सिर से उतर गया। जैसा जैसा उसने मेरे साथ किया, इसी जन्म में देखना हिसाब चुकता हो जाएगा। सच कहूँ तो उसे बिस्तर पर एक अपाहिज की तरह पड़ा देखना मेरे मन को बड़ा सुकून देता है, पर न चाहते हुए भी उसकी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। अब मैं चलूंगी, बहुत देर हो गई। पड़ा पड़ा मुझे गाली दे रहा होगा। अब तो आदत हो गई है। बस तुमसे एक गुजारिश है, मुझे सकीना ही बना रहने देना। तुम्हारी मीना तो समझो मर चुकी है। मीना तो चली गई, परंतु ढेर सारे प्रश्न मेरे लिए छोड़ गई। ईश्वर ने एक गलती की। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आपको ऐसी स्टोरी मिलती रहेगी। धन्यवाद।